हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, कल एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर सॉल्व कराए थे। उसमें 60 क्वेश्चन गया था और अब यहाँ से 61 क्वेश्चन से आज की वीडियो में अपलोड होगा। ठीक है, कैसा वीडियो था, क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि क्या होती है। तो आप कहोगे मैम, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक 6 वर्ष की आयु का होता है। ठीक, वंशानुक्रम यानी आनुवांशिकता, जिसे हेरिडिटी कहते हैं, का अणु है डीएनए, आरएनए, एटीपी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा। आप कहोगे मैम क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डीएनए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दिया होगा माता पिता के गुण का संतति कोशिका में, यानी ट्रेड्स, संतत कोशिका में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत, एक सेकेंड, ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकता का अणु डीएनए होता है। डीएनए या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, यही डीएनए का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह होता है। डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, कैसे होती है डीएनए की संरचना? इस तरीके से कुछ होती है। आप लोग भी इसे फिगर में देखे होंगे। ठीक है, 5 वर्ष की, एक बार मैं पूरा मत बोल दे रही, गलत कर रही हूँ। ठीक, 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल कौन से कहलाएंगे? स्थूल क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, तकनीकी कौशल। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा। आप कहोगे मैम जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल होता है ये उसका क्या होता है? विकसित हो चुका होता है। 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। क्रियात्मक विकास का चालक विकास, गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित है। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा ही हमने दिखाएंगे। क्रियात्मक अनुकूलन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने, पावलोव ने, मैस्लो ने, इनमें से कोई नहीं। अब आप बता दीजिए किसने दिया था। आप कहोगे मैम इसमें से आंसर आपका हो जाएगा, आंसर स्किनर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। अब यहाँ आपका इसका आंसर दिया होगा क्या है? क्रियात्मक, एक सेकंड, क्रियात्मक अनुकूलन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की संकल्पना स्किनर ने दी थी। स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। शक्ति एम्पावरमेंट से आप किसे नियंत्रित करते हैं? किसे नियंत्रित करेंगे? संपत्ति को, ज्ञान को, प्रवृत्ति को, उपर्युक्त में से सभी को। आप बता दो किसको करोगे। तो आप कहोगे मैम ये जो आपका आंसर दिया है इसमें से होगा उपर्युक्त सभी होगा। यानी शक्ति एम्पावरमेंट से हम संपत्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति प्रवृत्ति आदि चीजों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। एक सेकंड, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 66 यहाँ देख लीजिए आप लोग, आंसर इसका भी यहाँ दिख रहा होगा। प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम में लिखिए या सही क्रम में लगाइए। ये क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, इसको क्रम लगाने के लिए कह देगा, पूरा ना देकर के 3, 5 और 2 दे देगा। इस तरीके से मतलब क्या है, क्रम लगाने के लिए देगा। अब आप इसको क्रम में लगाइए। ध्यानाकर्षण आप कहोगे अटेंशन, इसको क्या कहेंगे? अटेंशन। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिखते चलेंगे। क्रिया नहीं, आकांक्षा यानी क्या है? इंटरेस्ट।
डिजायर यानी क्या है, संतुष्टि, क्रिया, एक सेकेंड, तो क्या दिया है, प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम क्या है, तो आप कहोगे मैम अटेंशन होगा यानी ध्यानाकर्षण होगा, फिर अभिरुचि यानी क्या होगा, अभिरुचि, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, अभिरुचि। ठीक है, अगर ऐसे क्रम से लगाते हम चलें तो मैम सेकंड नंबर पे क्या आएगा, अभिरुचि आएगा, यानी क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। पहले आप इसका ट्रिक जान लीजिए, ट्रिक से हम याद किए इसलिए हमें कंफ्यूजन हो रहा है, पहले एक बार ट्रिक नोट कर लें। ठीक है, क्या होगा, AIDCKAS E। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अब आप बता दीजिए क्या होगा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इवेल्युएशन। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ट्रिक याद किए हैं। अब इस ट्रिक से आप लोगों को हम बताएंगे कि पहले क्या आएगा, तो पहले आप कहोगे मैम ध्यानाकर्षण आएगा यानी अटेंशन आएगा। तो पहला पहला किस में है, इन तीन में है, यानी मैम आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे मैम सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़े हैं, तो सेकंड नंबर पे हम यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम क्या पढ़े हैं, तो सेकंड नंबर पे हम इंटरेस्ट पढ़े हैं, यानी AIDCAAID। ठीक है, तो पहले दूसरे नंबर पे क्या हुआ, आई हो गया, आई से मैम इंटरेस्ट हो गया, और इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे, अभिरुचि कहेंगे। तो यानी पहला और छठा किसमें है, मैम ये भी नहीं होगा, मैम ये भी नहीं होगा। हम लोग अपना आंसर पा गए कि मैम बी होगा। लेकिन आंसर पाने तक से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसे सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे क्या होगा, तो आप कहोगे मैम डी फॉर डिजायर होता है, और डिजायर मतलब आकांक्षा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहोगे मैम विश्वास है, और विश्वास मतलब कन्वेंशन होगा। ठीक है, विश्वास मतलब कन्वेंशन होगा। ठीक, उसके बाद आप कहोगे कि मैम तीसरे नंबर पे होगा क्रिया, क्रिया मतलब क्या होगा, एक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रिया यानी एक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, एक्शन हो जाएगा। फिर आप कहोगे मैम कि चौथा नंबर आएगा, और चौथा हम कहेंगे संतुष्टि है, तो संतुष्टि क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा। और ई एक यहाँ नहीं दिया है, जो क्या हो जाता है, इवेल्युएशन होता है, यानी मूल्यांकन होता है। तो इसका आप एक ट्रिक हल्का सा बस याद कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। AIC AID, बार बार मुझे सी आता, AIDCAASE, एड पॉस इसको पढ़ते हैं। इस तरीके से ट्रिक को याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें से आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है, प्रसार शिक्षण क्रियाएं एकाएक नहीं होती बल्कि चरणबद्ध होती हैं, इसे संक्षिप्त में एक डस कहते हैं। ठीक है, यही हम जो कह रहे हैं ना, एक डॉस। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एडकॉस कह रहे हैं ना, तो इसे क्या है, एडपॉस यहाँ भी कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में क्या कहते हैं, एडपॉस कहते हैं। और एडपॉस की स्पेलिंग क्या होगी, AIDCKASE, यही क्या हो गया, एडपॉस हो गया। ठीक है, इसे जिसे प्रसार शिक्षा के चरण के नाम से जाना जाता है। प्रसार शिक्षा के चरण निम्नलिखित हैं, ध्यानाकर्षण, अटेंशन, अभिरुचि, इंटरेस्ट, आकांक्षा, डिजायर, कन्वेंशन, विश्वास, नॉलेज, जानकारी, एक्शन, क्रिया, संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। ठीक है, ऐसे आप लोगों को भी ये चीजें याद होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण का करण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था, एक दिन किसी प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आया था, 7वीं होगी, 5वीं होगी, 9वीं होगी, 11वीं होगी, तो आप बता दो, कह दो मैम ये तो एक दिन हम लोग देखे थे, और इसमें क्या दिया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना दिया था। ठीक है, क्या दिया था, इसमें दिया था, उसमें दिया, अच्छा ठीक है, उसमें कोई और रहा होगा। यहाँ क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना आपके बुक में दे रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 9वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक, महिला सशक्तिकरण 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इस योजना में महिलाओं को समाज में भागीदारी, प्रगति और उनमें आत्मविश्वास का संचार आदि पर बल दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के लिए कुछ किया गया था। ठीक है, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। इसको आप सही क्रम में तब लगा पाएंगे जब इनका आपको सन याद होगा। ठीक है, इनका जब तक सन नहीं याद होगा तब तक आप इन्हें नहीं लगा पाओगे। तो इनका सन क्या होगा, मारथंडम, क्या गुड़गांव कब आया था, तो गुड़गांव कहोगे मैम, नहीं पहले मारथंडम, इसमें से क्या याद है मुझे, जो मुझे याद रहेगा मैं उससे चलूंगी। ठीक है, तो मुझे मारथंडम का याद है, तो मारथंडम क्या है, 1921 होगा। ठीक है, 1921 में। फिर उसके बाद मैम बता दो सेवाग्राम वाला कब आया था, तो सेवाग्राम आया था 1936 में। कब आया था, सेवाग्राम 1936 में। इटावा वाला आया था 1948 में। अब इसके बाद जो ये है, ये मुझे नहीं याद है कि कि सेवाग्राम कब आया था। ठीक है, तो सेवाग्राम का आपकी बुक से हम देख लेते हैं।
इसमें से सही क्या होगा? तो आप कहोगे मैम इसमें से सही तो यहाँ पे स्टार बना दिया है। क्यों स्टार बनाया इसको भी देख लेते हैं। गुड़गांव 1920 हो गया, मारथंडम 1921 हो गया। मारथंडम किसने स्थापित किया था? स्पेंसर हैच ने किया था। और सेवाग्राम कब हुआ? 1936 में। इटावा 1948 में। तो यहाँ पे स्टार क्यों लग गया है? तो 1920 यानी 3 नंबर पहले होगा, फिर क्या होगा? 1 नंबर होगा। तो इस तरीके से इसमें कोई विकल्प नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। नहीं तो आंसर क्या सही होगा? 3 1 2 4। लेकिन ऐसा किसी भी विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए क्या है? इसे स्टार लगा दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न में सभी विकल्प गलत हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि मैम अब स्क्रीन सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। ठीक, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? शोर है, भाषा है, आय समूह है, बोरियत है। अब आप बता दो कि संचार प्रक्रिया में क्या शोर, क्या नहीं होगा, बाधा नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम जो आयु समूह होता है, एज ग्रुप जो है वो कहीं भी क्या है? आय समूह मतलब इनकम ग्रुप। अच्छा, एज वाला आय नहीं है। ठीक है, आय समूह मतलब एज वाला आय ना होकर के पैसा वाला आय है। ठीक है, निम्न विकल्पों में से संचार में बाधा आय समूह यानी इनकम ग्रुप नहीं है। बाकी शोर, भाषा, बोरियत ये सभी संचार में बाधा बनती हैं। ठीक, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ था? सामूहिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम जो सामाजिक शिक्षा है, इसी सॉरी सॉरी क्या है, प्रसार शिक्षा से ही सामुदायिक शिक्षा का निर्माण हुआ था। सामुदायिक शिक्षा का विकास कब, स्थापना कब हुआ था? तो आप कहोगे मैम 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रसार शिक्षा की संकल्पना से विकसित हुआ है। सामुदायिक विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय एवं विकास। मतलब इसका क्या हुआ कि समुदाय का विकास करना। ठीक है, समुदाय कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी एक भौगोलिक स्थान, मोहल्ला, गांव, ब्लॉक, जिला, प्रांत आदि किसी क्षेत्र में रहते हैं, वो क्या है? सामुदायिक है। ठीक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक औपचारिकेतर शिक्षा, सामूहिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। आप कह दो मैम ये क्या है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक अनौपचारिक शिक्षा है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सन 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना था, यानी ट्रेनिंग कराना था। और उसके माध्यम से कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मुहैया कराना था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सही सुमेल नहीं है? ठीक है, इनमें से सही सुमेल कौन नहीं है? गृह भेंट व्यक्तिगत संपर्क, ये तो सही होगा। दूरदर्शन जनसंपर्क, दूरदर्शन क्या होगा? जनसंपर्क होगा, ये भी सही है। संगोष्ठी क्या है? जनसंपर्क है, ये भी सही है। परिणाम प्रदर्शन क्या है? व्यक्तिगत है, तो ये क्या है? परिणाम प्रदर्शन विधि व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्या दे रहा है। गृह भेंट व्यक्तिगत संपर्क, दूरदर्शन जनसंपर्क, संगोष्ठी जनसंपर्क तथा परिणाम प्रदर्शन विधि व्यक्तिगत संपर्क विधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर आ गया चरण लगाने के लिए। अब यहाँ तो आप तुरंत लगा देंगे। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आप कहोगे मैम पहले इसको आंसर दिखाते हैं, इसका कूट भी दिखाते चले। ठीक, अब आप कहोगे मैम ये जो पुनर्विचार दिया है, ठीक है, पुनर्विचार क्या होगा? बाद में विचार करना, फिर समस्या तथा स्थिति होगी। स्थिति तथा समस्या पहले आएगा। ठीक है, आप कहोगे मैम इसमें जो स्थिति तथा समस्या है ये क्या होगा? पहले आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 50-50 का खेल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 3 के बाद पहले 2 आएगा कि 5 आएगा? पहले तो हम क्या करेंगे? स्थिति एवं समस्या को पहचानेंगे। फिर हम क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? उद्देश्य समाधान करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उद्देश्य समाधान करेंगे, दूसरे नंबर पे ये आएगा। फिर तीसरे, तो ये चीजें खत्म हो गई, ये आंसर मिल गया। अब इसके हिसाब से हम लोग उत्तर देंगे। फिर क्या है? शिक्षण कार्य योजना आएगा, फिर मूल्यांकन आएगा, फिर मूल्यांकन के बाद हम क्या करेंगे? पुनर्विचार करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें क्या हो गई? ये देखिए पहले, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, और ये हो गया 5वें पे। ठीक है, तो पांचवा चौथा इस तरीके से क्या है? ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, यानी 35,412 जिसमें होगा वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में 5 आवश्यक चरणों का सही क्रम, स्थिति एवं समस्या, उद्देश्य समाधान, शिक्षण कार्य योजना,
मूल्यांकन और पुनर्विचार। ठीक है, पुनर्विचार को जब कहीं भी आएगा तो आप लास्ट में रखेंगे। अब पुनर्विचार के जस्ट पहले क्या होगा, मूल्यांकन होगा, यानी इवेल्युएशन होगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कौन सा है, राष्ट्रीय प्रसार शिक्षा प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो आप कहोगे मैम 1952, 1953, 1954, 1956। तो 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास योजना की स्थापना हुई। 1953 में क्या हुआ, तो आप कहोगे मैम 1953 में ही राष्ट्रीय प्रणाली का क्या हुआ, आरंभ हुआ था, यानी आंसर क्या होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से सही क्रम नहीं है, क्या नहीं है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं, बिल्कुल राइट है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस मैम हम 5 जून को मनाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और विश्व एड्स दिवस मैम हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। इसको याद करने का आप लोग को ट्रिक बता दें कि एड्स में क्या होगा, डी से शुरू होगा, और एड्स कैसे लिखेंगे, AIDS, ऐसे एड्स होगा ना। तो 1 हो गया, यहां से आप उठा लो, 1 हो गया और दिसंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 1 हो गया और दिसंबर हो गया, तो 1 दिसंबर को क्या है, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में करिएगा मैम कैसा ट्रिक लगा। ठीक है, अब आप बता दीजिए इसमें से सही क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 3 और 4 जो है क्या है, गलत है। गलत है ना, कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो सही क्या नहीं है, तीसरा नहीं सही है और चौथा नहीं सही है। तो मैम यहाँ 5 जून को क्या होगा, विश्व पर्यावरण दिवस, और 1 जून को क्या होगा, एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए सही सही दिया होगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस 28 मई, अरे 18 मई, आज मुझे क्या हो गया, कुछ भी मैं बोल रही हूँ, 8 मई। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ आ गया आपके पोस्टर में ABC का अर्थ क्या है। तो आप कहोगे मैम ABC का अर्थ होता है, क्या होता है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक है, यही होता है, क्या होता है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। लिख दें क्या, अट्रैक्टिव, ATTRAC, अट्रैक्टिव, TIVE, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, ठीक है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ, BRIEF, ठीक है, ब्रीफ एंड, क्लियर, CLEAR, ये क्या है, ABC का फुल फॉर्म है। ठीक है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, तो क्या होगा, आकर्षक होगा, संक्षिप्त होगा, और क्या होगा, स्पष्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रहा है, पोस्टर में ABC का अर्थ है आकर्षक, संक्षिप्त व स्पष्ट, यानी अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक, नवीन प्रचलनों का सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे आ गया किससे, वो जो फैशन वाला क्वेश्चन बनता है ना, उससे आ गया कि कौन लैगार्ड होते हैं, कौन नवप्रवर्तक होते हैं। तो जो लास्ट में किसी चीज को जो हम अपनाते हैं वो क्या होता है, लैगार्ड कहे जाते हैं। ठीक है, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अभिकृत करने वाले व्यक्ति को लैगार्ड कहते हैं। अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में 3 तत्व, 4 तत्व, 5 तत्व, 6 तत्व, तो आप बता दो कितने तत्व हैं। तो आप कहोगे मैम इनके में तो 3 तत्व आते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, स्पीकर होता है, स्पीच होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पीच होता है, और क्या होता है, तो आप कहोगे मैम ऑडियंस होता है, क्या होता है, ऑडियंस होता है। ठीक है, क्या होगा, AUDIENCE, तो क्या होगा, ऑडियंस होता है। ठीक है, यानी इनके में 3 होता है, वक्ता, भाषण और श्रोतागण होते हैं। लगभग देखिए आपके विस्तार से भी दिया है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए, वक्ता यानी स्पीकर, भाषण यानी स्पीच, श्रोतागण यानी ऑडियंस। इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इनमें से एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है, तीसरे में वह जो उसे सुनता है उसे रखा गया है। ठीक है, यानी क्या हो गया, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, वक्ता, भाषण एंड श्रोतागण। ठीक है, वक्ता हो गया, फिर भाषण हो गया, फिर क्या हो गया, श्रोतागण हो गया। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 79। मानवीय विप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादन किया था स्किनर ने, पियाजे ने, पाउलोव ने, मैस्लो ने।
तो आप कहोगे मैम मानवीय विप्रेरणा सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? पंचायत के हैं, पंचायत समिति के हैं, जिला परिषद के हैं, उपर्युक्त में से किसी के भी नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में कर दो कि मैम इसका आंसर क्या सही होगा। आप बताइए क्या आंसर सही होगा। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या सही होगा? तो आप कहोगे मैम ये जो पंचायत होती है ये क्या होती है? इन सारे चीजों का प्रबंध करती है। ठीक है। पंचायत जो होगी, स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति पंचायत के कार्य हैं। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और किसके उसमें हुआ था? तो त्रिस्तरीय पंचायत को किसने वो किया था? उनका क्या नाम है? अभी अभी पढ़ते पढ़ते याद आएगा तो बताएंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन किया था? बलवंत राय मेहता समिति के संस्तुत पे त्रिस्तरीय पंचायत के ढांचा को अपनाया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1991 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन यानी 73वां अमेंडमेंट, ठीक है, द्वारा पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। इस संशोधन से एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, जिसमें क्या होगा? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे पंचायत स्तर पे पंचायत समिति तथा जिला स्तर पे जिला पंचायत की स्थापना की गई है। ठीक है। अब यहाँ से क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बेनेगल राव द्वारा, जीएस मेहता द्वारा, एमएस रंधावा द्वारा और बलवंत राय मेहता द्वारा। तो बलवंत राय मेहता जो थे, इन्हीं के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया और इन्हीं के संस्तुत पे क्या किया गया? मतलब पंचायत का गठन किया गया। ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा बलवंत राय जी मेहता द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, जिससे आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सिद्धांत क्या है? देखकर पढ़ना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा। आप तुरंत बता दोगे, कहोगे मैम ये क्या है? करके सीखने पे आधारित होता है। किस पे होगा? करके सीखने पर आधारित होता है। ठीक है। प्रसार शिक्षा सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। प्रसार शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना, तथा एक्स का अर्थ है आउट अर्थात बाहर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं के बाहर होती है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की क्या है? विधि है। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है 20 से 22, 10 से 12, 15 से 20, 6 से 8। अब आप बता दो फ्लैश कार्ड में कितनी संख्या होगी? तो आप कहोगे मैम 10 से 12 क्या होती है? अधिकतम संख्या होती है। ठीक है। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या 10 से 12 होती है। इसमें प्रत्येक कार्ड मोटे कागज पर बनाया जाता है, जो लगभग 21 गुणे 27 सेंटीमीटर के आकार का होता है। ठीक है। जिसमें चित्र होते हैं या रेखा चित्र बने होते हैं। यह कार्ड बंधे हुए नहीं होते। प्रत्येक कार्ड को दर्शकों के सामने फ्लैश किया जाता है यानी दिखाया जाता है और साथ में शब्दों की कमेंट्री की जाती है। प्रसार कार्यकर्ता इन कार्ड को हाथ में पकड़कर उपयोग में लाते हैं, एक के बाद एक फ्लैश करते जाते हैं। ठीक है। अरे भाई, एक के बाद एक करते जाते हैं। ठीक है। दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे मैम टी परीक्षण, काई स्क्वायर परीक्षण, जेड परीक्षण और एफ परीक्षण। तो आप कहोगे मैम टी परीक्षण जो होता है उसके बीच में तुलना की जाती है। दो स्वतंत्र परिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह एक सांख्यिकी परिकल्पना है। ठीक है।
निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं? प्राकृतिक प्रेक्षण, अनौपचारिक प्रेक्षण, समय प्रतिचयन प्रेक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दो कि क्या होगा, तो आप कहोगे मैम जो इसमें समय प्रतिचयन प्रेक्षण है यही क्या होगा, लघु समय के लिए किए जाते हैं। समय प्रतिचयन प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण टाइम सैंपलिंग ऑब्जर्वेशन एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं, यानी छोटे समय के लिए किए जाते हैं। ठीक है। पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग करके किसके निर्माण के लिए किया जाता है? लिकॉर्ट प्रकार का पैमाना, थर्स्टन प्रकार का पैमाना, गेटमैन पैमाना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप कहोगे मैम जो क्या है, लिकॉर्ट टाइप स्केल होता है, यानी लिकॉर्ट प्रकार का पैमाना होता है। पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग लिकॉर्ट प्रकार के पैमाना यानी लिकॉर्ट टाइप स्केल के निर्माण में किया जाता है। ठीक। निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? इसके लिए आप लोग को ट्रिक बताए हैं कि दो बराबर भागों में तीन तरीके के लोग होते हैं। एक हाई फाई लोग होते हैं, एक मीडियम लोग होते हैं और एक लो क्वालिटी के लोग होते हैं। ठीक है। तो हाई और लो को कौन बांटेगा? मैम मीडियम वाला बांटेगा। ठीक है। दो भागों में कौन बांट रहा? मीडियम वाला ही बांट रहा है। नहीं तो हाई हाई रहेंगे और लो लो, कैसे पता चलेगा कि लो है कौन हाई है? ठीक है। तो इन्हें कौन बांट दे रहा है? तो आप कहोगे मैम इन्हें मीडियम वाला बांट दे रहा है। कौन बांट दे रहा है? इन्हें मीडियम वाला बांट दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पकड़ ले जाओगे, जहां दो बराबर हिस्से में बांटने की बात आएगी वहां आप तुरंत क्या करोगे, मीडियन को रख दोगे। ठीक है। वहां किसको आप रख दोगे? मीडियन को रख दोगे। और ये आपका ट्रिक था। ठीक है। क्या था? ट्रिक था। मीडियन यानी माध्यिका जो होगा डाटा सेट को दो बराबर भागों में बांटेगा। ये अगर इतना बड़ा आप चॉकलेट का टुकड़ा रखे हो, जब तक आप बीच से तोड़ोगे नहीं तब तक दो भागों में टूटेगा। तो बीच में जब टूटेगा तो बीच यानी मध्य, मध्य यानी मिडिल, मिडिल यानी मीडियन। ठीक है। ये आपका ट्रिक है। ठीक। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? मध्यमान है, मध्यांक है, बहुलक है, प्रसार है। तो आप कहोगे मैम सारी चीज तो है बट प्रसार नहीं होता है। ठीक है। मध्यमान होगा, मध्यांक होगा और बहुलक होगा, लेकिन प्रसार नहीं होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक मध्यमान, मध्यांक और बहुलक आदि में, लेकिन प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। ठीक। निम्न में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग में के लिए सबसे उत्तम है? बार ग्राफ, लाइन रेखा ग्राफ, पाई ग्राफ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बता दो क्या होगा। तो आप कहोगे मैम किसी भी चीज को हम पूर्ण यानी समग्र भागों की तुलना करेंगे तो वो क्या होगा? वो बार ग्राफ ही होगा। क्या होगा? बार ग्राफ होगा। बार ग्राफ समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है। यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता है। यह बनाने और समझाने दोनों में आसान होता है। विभाजित बार ग्राफ भी बनाया जाता है, जिसमें एक ग्राफ पर विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। इस तरीके का जैसे होता है कि इतना परसेंट ये हो गया, इतना परसेंट ये हो गया, इतना परसेंट ये हो गया, इस तरीके से क्या है, ऐसे बांटने के लिए आसान होता है। किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है परिकल्पना, जवाब परीक्षा फल और कटौती। यानी सोचा समझा है तो क्या होगा? परिकल्पना है। ठीक है। क्या है? परिकल्पना है। अब यहाँ से 91 क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? आप अगर हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट तो खैर रोज ही बनते रहते हैं, रोज चैनल सब्सक्राइब होता है। आप लोगों के लिए इसके लिए थैंक यू। ठीक है। इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। लेकिन जो नए हैं वो नहीं जानेंगे कि क्या क्षारीय होता है, क्या अम्लीय होता है। एक बार मैं फिर से उसे रिवाइज करूंगी। एक पैमाना है। ठीक है। ये क्या है? एक पैमाना है। ठीक। यहाँ 0 से लेकर के और 14 तक संख्या लिखी होती है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। फिर 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। ये क्या है? इस तरीके से क्या है? ये पैमाना। ठीक। यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है। तो जो ये 7 0 से ये 7 के बीच में ये क्या होगा? तो आप कहोगे मैम एसिडिक होगा। ठीक है। क्या होगा? एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। क्या होगा? यानी अम्लीय होगा। जो इधर से इधर होगा आप कहोगे मैम बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा यानी क्या होगा मैम? क्षारीय होगा। ठीक है। क्या होगा? क्षारीय होगा। लेकिन ये जो बीच में 7 है ये क्या होगा मैम? तो ये क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा?
उदासीन होगा। ठीक, उदासीन यानी न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक, अब न्यूट्रल क्या होता है? तो न्यूट्रल पानी होता है। ठीक है, पानी का क्या होगा? कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है और कोई कलर नहीं होता है। तो जल की परिभाषा में आता है कि जल क्या होता है? तो जल एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है। विलायक मतलब जो अपने आप में किसी चीज को घोल ले, वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, यानी विलायक होता है। ठीक है, तो जल क्या है? बहुत ही अच्छा क्या है? एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है। तो जल का परिभाषा क्या है कि जल क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शक होता है। टेस्टलेस होता है, यानी स्वादहीन होता है। स्मेललेस होता है, यानी गंधहीन होता है। और क्या होता है? कलरलेस होता है, यानी कलर हीन होता है, मतलब विदाउट कलर के होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये क्या है? जल का परिभाषा है। जल का सूत्र क्या होगा? तो H2 होगा। जल एक यौगिक है कि जल एक मिश्रण है? तो आप कहोगे मैम जल क्या है? जल एक यौगिक है। और गैस क्या है? गैस एक मिश्रण होता है। ठीक है, जल किस किस से मिला है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु जब मिले हैं तो जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अम्लीय क्या होता है और क्षारीय क्या होता है। जब इस तरीके से हमने पैमाना बना दिया 0 से लेकर के 14 तक, जो 7 के इधर रहेगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा, और जो इधर होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय यानी जो चीजें खट्टी होंगी वो क्या होंगी? अम्लीय होंगी। जैसे नींबू हो गया, शराब हो गया, आंवला हो गया, ये सब क्या है? ये सब अम्लीय होंगे, ये सब खट्टे चीज होंगे। ठीक है, और अगर आप कह दो मैम क्षारी का एक उदाहरण दे दीजिए, तो जो आपका ब्लड है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक है, कितने से कितने तक होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक क्या होता है? ब्लड का पीएच मान होता है। और इसी के बीच में हमारे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 पीएच होता है। और हम लोग कहते हैं मैम ब्लड क्या है? हल्का क्षारीय होता है। ब्लड कैसा होता है? ब्लड हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, तो हल्का क्षारीय क्यों हुआ? क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है और 7 के बाद कहीं 1 2 3 यहाँ पे 4 होगा ना मैम। तो ऐसे डैश डैश करके अगर गया होगा पॉइंट पॉइंट, तो यहाँ कहीं 4 होगा, इसलिए हल्का क्षारीय है। अगर इसको टेस्ट करना हो तो कभी भी आपकी उंगली कट जाए तो मुंह में लगाकर टेस्ट कर लीजिएगा कि ब्लड का टेस्ट क्या होता है? हल्का नमकीन होता है, इसीलिए हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, अब आप लोग को ये चीजें कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, और मैम ये भी बता दीजिए आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान 6 कुछ होता है। और यूरिन का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। ठीक है, ये चीजें आप याद करते चलिए। लार मैम क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? तो हम कहेंगे नहीं, लार क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ना कि अम्लीय होता है। ठीक, इस तरीके से क्या है, आप लोग के पास इतने सारे क्वेश्चन क्या हो गए? कलेक्ट हो गए। ठीक, अब इस प्रश्न का उत्तर सुनते चलिए। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? लैक्टोबैसिलस बैसिलरी, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला और स्टेफाइलोकोकस। अब आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम जो विब्रियो कॉलेरा होगा, ये पहले तो बता दो किसका बैक्टीरिया है? तो हम कहेंगे ये हैजे रोग का बैक्टीरिया है। ठीक है, हैजा किससे फैलता है? तो हैजा जल जनित रोग है, यानी अशुद्ध जल से क्या होता है? हैजा फैलता है। ठीक है, जल जनित रोग है, यानी वाटर कॉजेज डिजीज है। ठीक है, और ये साल्मोलेना क्या है? तो ये टाइफाइड का क्या है? साल्मोलेना टाइफी। यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये कौन सी बैक्टीरिया हो गई? ये टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सब किस पे वर्क करेगा? तो विब्रियो कॉलेरा जो है क्या है? क्षारीय पीएच पे क्या करता है? अपने आप में ग्रोथ करता है और इनके बैक्टीरिया वृद्धि वही करते हैं। ठीक, कॉलरा जीवाणु से हैजा नामक रोग उत्पन्न होता है। मनुष्यों में इसका संक्रमण इस जीवाणु से संक्रमित भोजन या पानी ग्रहण करने से होता है। ठीक है, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है वो क्या कहलाएंगे? फूड एडिटिव कहलाएंगे, फूड सप्लीमेंट कहलाएंगे, फर्मेंटेड फूड कहलाएंगे और फोर्टिफाइड फूड कहलाएंगे। अब आप बता दीजिए अपोषणीय हैं जिनका पोषण मान क्या है? 0 है। जैसे फाइबर का मूल्य क्या होता है? तो फाइबर भी क्या होता है? 0 मतलब पोषणीय होता है। वाटर क्या होता है? इसका भी क्या होगा? 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी कैलोरी ना वाटर से मिलता है और ना ही फाइबर से मिलता है, लेकिन हम लोग के शरीर के लिए बहुत ही जरूरी ये क्या होते हैं? चीज होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ बता दो क्या होगा? तो फूड एडिटिव,
फूड सप्लीमेंट क्या होगा, जैसे हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई हो, ठीक है, तो नहीं, मान लीजिए विटामिन ए की कमी, आपको हमेशा विटामिन डी का एग्जाम्पल मैम देती हैं, तो विटामिन ए की अगर कमी हो गई हो तो हम क्या है, हम विटामिन ए अपने भोजन में आम खाएं, पपीता खाएं, गाजर खाएं, ठीक है, ये सारी चीजें खा करके अपने विटामिन ए को हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम विटामिन ए का क्या करेंगे, ऊपर से जो टैबलेट आता है हम वो लेने की कोशिश करेंगे, वही क्या होगा, फूड सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्टिफाइड फूड क्या होगा, तो फोर्टिफाइड फूड जैसे ऑयल में विटामिन ए को मिला देने पे क्या होगा, हम इसको फोर्टिफाइड फूड कह देंगे। और फूड एडिटिव क्या होगा, तो मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड एडिटिव हो जाएगा। और ये फर्मेंटेड फूड क्या हो जाएगा, तो जैसे खमीरीकृत हम लोग कर देते हैं किसी भी भटूरा को और बियर को, ये सारी क्या हो गए, ये फर्मेंटेड फूड हो गए, ठीक है। फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण भोज्य पदार्थों में मिलावट होता है, ठीक। ई कोलाई क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया है, और क्या है, उपर्युक्त सभी होगा। तो आप कहोगे नहीं मैम, पहले तो ये बता दो ग्राम मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया कैसा होगा, तो आप कहोगे मैम ई कोलाई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ दिया है, पढ़ लिया जाए। एशेरिकिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहा जा रहा है, ठीक है, क्या नाम है इसका पूरा, आप लोग नाम लर्न कर लीजिएगा। ईशेरिकिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं, यह एक ग्राम ऋणात्मक यानी नेगेटिव है, विकल्पी अवायुजीवी छड़ी आकृति का जीवाणु है, यानी छड़ की आकृति का है। यह साधारण रूप से नियत तापी प्राणियों के जठरांत क्षेत्र में निचली आंतों में रहता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 1974, 75, 1956, 1986। तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही इजी है, और 1986 है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। शौचालय दिवस कब मनाते हैं, 19 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक। और जल दिवस, सॉरी जल दिवस, हाँ ठीक, जल दिवस कब मनाएंगे, 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाएंगे, 22 मार्च को। ये कुछ 7 अप्रैल को क्या मनाएंगे, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO का स्थापना हुआ था। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए, ठीक। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है, ठीक। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था, श्री मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, श्री नरेंद्र मोदी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आप बता दीजिए किसने किया था, तो आप कहोगे मैम कौशल भारत कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया था। कौशल भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक योजना है, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 15 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है, मैम रक्तचाप क्या होता है, तो हाइपरटेंशन होता है। मैम हाइपरटेंशन क्या होता है, तो बीपी होता है। मैम बीपी क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। मैम कितना सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, तो 180/80 mmHg होता है, ठीक है। मैम 180 और 20 को भी कुछ कहते हैं, तो 120 को क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे, और 80 को क्या कहेंगे, तो डायस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। इसको याद करने का कुछ ट्रिक भी है, तो डी से डाउन होता है और डी से डायस्टोल होता है। 120/80 लिखेंगे तो 80 कहाँ है, नीचे ही तो है, डाउन ही तो है, तो डाउन क्या होगा, डायस्टोल होगा। 120 क्या होगा, सिस्टोल होगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है याद करके चलिएगा। तो मैम यंत्र बता दीजिए, स्फैग्नोमैनोमीटर होगा, थर्मामीटर होगा, गोनियोमीटर होगा, लक्स मीटर होगा, तो हम कहेंगे नहीं, स्पाइनोमैनोमीटर होगा, ठीक है।
थर्मामीटर से क्या है, हम टेम्परेचर नापते हैं यानी बुखार नापते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में मैम कितना होगा, तो फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होगा। मैम केल्विन में कितना होगा, तो 310 केल्विन होगा। ये सारा डाटा आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंक्वाकार खोखला संवेदनशील स्पंदनशील कोमल व पेशीय अंग है। वे बच्चे स्थल में बाईं ओर तीसरी छठी पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के मध्य अधर तल की ओर स्थित होता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के काम आता है, ठीक। अब आप कह दो मैम यहाँ पसलियां आया है, तो पसलियां के बारे में कुछ बता दो। आज कम्युनिटी बॉक्स पे, कल आज नहीं कल कल कम्युनिटी बॉक्स पे मैंने पोस्ट किया था कि पसलियां कितनी, संख्या कितनी होती हैं, तो उसमें आंसर क्या होगा, 14 होती हैं। मैम पेयर कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, यानी पेयर में 12 होगा। अब 12 दूना के 24 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, जो तीसरी और छठी हमारी पसलियां हैं, इस तरीके से हमारे रिप्स जो बने होते हैं, ये बीच में जो उनको जोड़ता है वो क्या है, ये इसको स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी हड्डी है, स्टर्नम है। तो इस तरीके से जो केप बना होता है, यानी जो पिंजड़ा बना होता है, इसी में बाएं साइड में क्या है, तीसरे और छठे के बीच में कहीं हमारा हार्ट होगा, ठीक है। भोजन नष्ट होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, उपर्युक्त सभी। तो आप कहोगे मैम इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा, हम आंख बंद करके आंसर सही लगा देंगे। तो हम कहेंगे, एक आध उदाहरण भी आप लोग देते चलिए। तो आप कहोगे मैम भोज्य पदार्थों के स्वाद एवं पौष्टिक मूल्य भोजन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भोजन का उचित संग्रह एवं संरक्षण इनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यदि उचित तरीके से भोज्य पदार्थों का संग्रह नहीं किया जाता है, तो वे सड़ गल कर नष्ट हो जाते हैं। बैक्टीरिया, खमीर, फफूंद आदि अन्य सूक्ष्म जीव भोजन में पनपते हैं तथा इनकी गुणवत्ता पौष्टिकता को नष्ट कर देते हैं। खमीर जो हो गया, मोल्ड जो हो गया, ये क्या है मैम, जो ब्रेड के ऊपर जो हरी हरी इस तरीके की जो लग जाती है भूरी भूरी, वो क्या है, वही मोल्ड है, ठीक है। यानी वही क्या है, फफूंद है। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं अम्लीय पीएच पे, क्षारीय पीएच पे, न्यूट्रल पे और उपर्युक्त सभी पे। तो आप पहले तो यहाँ बता दो, यहाँ क्षारीय पीएच पूछ रहा है तो 7 से 14 तक। अम्लीय पूछ रहा है तो मैम 0 से किधर होगा, 7 तक, ठीक है, यानी 7 के अंदर तक। और न्यूट्रल पूछ रहा है तो मैम 7 होगा, ठीक है। इतना तो पहले आपको बताने आना चाहिए। अब इसके बाद आप आंसर दे दो। तो आप कहोगे मैम जो न्यूट्रल पीएच होगा उसी पे सारे बैक्टीरिया क्या है, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया न्यूट्रल पीएच पे विकसित करते हैं। न्यूट्रल पीएच 7 होता है। 7 क्या होता है, वाटर होता है, ठीक। बीसीजी का टीका बचाता है कॉलरा से, खसरा से, गठिया से, क्षय रोग से। तो आप कहोगे मैम बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी टीबी से, यानी तपेदिक से, यानी ट्यूबरकुलोसिस से, और क्या है, इसको और क्या कहते हैं, यक्षमा से, राजक्षमा से, ठीक है। ये सब इसके नाम है, ठीक। राजक्षमा से इन सारे बीमारियों से बचाता है। इसको और क्या कहते हैं, मैं मृत्यु का कप्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान भी इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा टीका लगाते हैं, इसमें हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ये कब लगता है, छोटे बच्चों को लगता है और जन्म से 24 घंटे के अंदर इसे लगा देना चाहिए, ठीक है। यही लगाए जाने वाला बेबी को पहला टीका होता है, ठीक। अब इसमें मैं हम कह दो खसरा है, तो खसरा में कौन सा टीका लगाते हैं, तो एमएमआर का टीका लगाते हैं। एमएमआर क्या हो गया, मॉप्स, नहीं नहीं क्या हो गया, मिजल्स मॉप्स रूबेला, मिजल्स मॉप्स रूबेला। इसमें कितने महीने पे टीका लगता है, तो 9 माह के बच्चे को जब हो जाता है तो खसरे का टीका लगाया जाता है, ठीक। वर्तमान समय में शिशु को सॉरी, शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वह बीसीजी का ही होता है। जन्म के 24 घंटे बाद लगता है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। बीसीजी विस्तृत रूप से बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन है, ठीक है। हम आप लोग को डिस्क्राइब तो कर दे रहे हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को पढ़ा देते हैं।
ड्रेसिंग के प्रकार हैं तो क्या क्या है? सूखी पट्टी, न चिपकने वाली पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, ए तथा बी दोनों होगा। तो आप कहोगे मैम इसमें से ए तथा डी दोनों हो जाएगा, बी दोनों हो जाएगा, यानी डी सही होगा। ड्रेसिंग के प्रकार सूखी पट्टी और न चिपकने वाली पट्टी होते हैं। ठीक, अब आप लोग के पास 20 क्वेश्चन और रह गया है, फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की क्या करिए? आंसर दीजिए। उत्तर का चयन करिए। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का विशेष प्रभाव, विभिन्न उत्कों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। ठीक, नंबर 2 क्या है? इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को क्या है? घटाना है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम केवल इसमें क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ से आंसर नहीं है। ठीक, यहाँ से आंसर नहीं, हाँ ठीक यही तो है। तो आप कहोगे मैम केवल क्या होगा? केवल एक हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा? केवल एक आंसर होगा। यहाँ विस्तार से दिया है, इसको पढ़ लें कि क्यों केवल एक होगा। कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को घटाना है तथा इंसुलिन का सर्वाधिक प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना नहीं है। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कथन 2 गलत है, यानी घटाना इसका काम नहीं है। ठीक है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन क्या दिया है। कार्य सरलीकरण किसने दिया? पहले देखो हम एक चीज जानते हैं, हम एंजिल को जानते हैं, बजट का नियम दिए थे। ठीक है, पहले क्या है, हम किसी एक को पकड़े जो हमें आ रहा हो, फिर खुद ब खुद क्या होगा? क्वेश्चन सही होने लगता है। ठीक, ये सही हो गया। अब यहाँ से आप बताइए क्या होगा। बजट किसने दिया? एंजिल ने दिया, यानी डी का 4 किस पे जाएगा? यानी ये नहीं होगा, बस एक हम काट पाए हैं। ठीक है, अब मूल्य किसने दिया था? तो आप कहोगे मैम मूल्य तो पार्कर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मूल्य पार्कर ने दिया था। तो एक का एक इस पे आएगा मैम, ये भी नहीं होगा। अब हम किस पे आ गए? 50-50 वाली बात हो गई है। ठीक है, अब आप बता दो क्या? तो मैम कार्य सरलीकरण किसने दिया है? तो ये तो मुंडेल ने दिया है, तो यानी बी का 3 हो गया। तो मैम हम सीधे सीधे हम जाएंगे कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कोड वाला क्वेश्चन करना होता है और आप ये तरीका देखते होंगे तो ये लगता होगा कि देखो कितनी जल्दी से मैम ने क्या किया, डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो मूल्य क्या है? पार्कर ने दिया। कार्य सरलीकरण मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग है। निर्णय प्रक्रिया फॉलेट का सुझाव है। बजट एंजिल ने दिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सी ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है? अब ये ब्रिक क्या है? तो ब्रिक क्या है? किडनी है। ठीक है, क्या है? किडनी है। बोमन कैप्सूल और क्या है? मेलपीगियन कॉर्पल्स, कार्पसल, पिरामिड और नेफ्रॉन। तो आप कहोगे मैम जो इसमें से नेफ्रॉन है ये क्या है? ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है, यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क या गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के इधर उधर दाएं बाएं स्थित होते हैं। दाहिनी ओर यकृत की स्थिति के उपस्थित के ऊपर दाहिना वृक्क बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित रहता है। इस तरीके से हमारे यहाँ क्या है? वृक्क की संरचना होती है, यानी वृक्क कैसे होता है? कुछ इस तरीके से ऐसे वृक्क बना होता है। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ ये क्या है? इस तरीके की ऐसे कुछ क्या है? किडनी बनी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऐसे किडनी को काटने पे कुछ ऐसी संरचनाएं इसमें से दिखता है। ये क्या है? ये छोटी छोटी इसकी क्या है? कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई किडनी होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, FMN एवं FAD ऐसे कोएंजाइम है जो प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लेविन से, थायमिन से, पैराडॉक्सिन से, नियासिन से। पहले तो आप इनका रासायनिक नाम बताते चलो। राइबोफ्लेविन क्या है? तो B2 है। थायमिन क्या है? B1 है। नियासिन क्या है? B3 है। पैराडॉक्सिन क्या है? B6 है। जो भी इस तरीके से लर्न करना चाहता हो वो इसी प्लेलिस्ट में विटामिन के 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उसको देख लेते हो तो आपसे भविष्य में कभी भी विटामिन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ आंसर क्या होगा? तो आप कह दो मैम इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी राइबोफ्लेविन हो, यानी विटामिन B2 होगा। ठीक, FMN एवं FAD ऐसी कोएंजाइम है जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन बी समूह का एक विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? हृदय का, गुर्दे का, फेफड़े का, बड़ी आंत का? आप बता दो किसका हिस्सा है?
तो आप कहोगे मैम जो बोमेन कैप्सूल है ये गुर्दे का यानी किडनी का क्या है, हिस्सा है। किसका हिस्सा है, किडनी का। और बोमेन कैप्सूल कैसा होता है, तो कुछ इस आकार का क्या है, बोमेन कैप्सूल का वो बना होता है। इसकी संरचना ऐसे कुछ होती है, ठीक है, ऐसे ही कुछ क्या होता है, बोमेन कैप्सूल की संरचना होती है, ठीक। तो बोमेन कैप्सूल मानव शरीर के गुर्दा यानी वृक्क का हिस्सा है। बोमेन कैप्सूल का निचला भाग पतली नलिका के रूप में होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं, तथा ऊपर का भाग प्यालेनुमा होता है। इस तरीके से देखा ना आप लोगों ने, ठीक है, क्या है, ये प्यालेनुमा होता है और ये भाग क्या होते हैं, पतला होता है, ठीक। यही क्या है, बोमेन कैप्सूल ऐसे ही कुछ बना होता है, ठीक। अब यहाँ जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन खत्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, पेप्सिन है, इंसुलिन है, टाइलिन है, बाइल जूस है। तो आप कहोगे मैम टाइलिन जो है ये लार में पाया जाता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। इंसुलिन क्या है, अग्नाशय से यानी पेनक्रियास से निकलता है। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन पे क्रिया करता है। और बाइल जूस क्या है, यानी पित्त रस है। क्या है, पित्त रस है। मैम पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और स्टोर कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय को और क्या कहते हैं मैम, पित्ताशय को गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखते चलिए, लार के बारे में कुछ जान लीजिए। लार तीन जोड़ी होती है, संख्या में 6 लार होती है। पैरोटिड होती है, और क्या होती है, सब मैंडिबुलर होती है। और एक क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा यानी लार में पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन का स्पेलिंग पी से शुरू होगा, आप लोग पी को साइलेंट रखिएगा, ठीक है। जो ग्रंथियों में, लार ग्रंथियों से लार का श्रावण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। लार में 2 प्रकार का श्रावण होता है, एक श्लेष्मी होगी और एक सीरमी श्राव होगा। तो श्लेष्मी क्या होता है, इसमें म्यूसिन नामक श्लेष्मिक होता है जो मुख गुहा में भोजन के लुगदी को चिकना और लसदार बनाता है। सीरमी श्राव, इसमें टाइलिन लारीय एंजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। खाने की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आप कहोगे मैम खाने की जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो हमारे मुख से प्रारंभ हो जाती है। तो मैम मुख से किसका पाचन होता है, क्या प्रोटीन का होता है, कि फैट का होता है, कि सीएचओ का होता है, तो हम कहेंगे नहीं, मुख से पाचन किसका होता है, सीएचओ का होता है, ठीक है। और मैम प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है, यानी स्टमक में शुरू होता है, ठीक। तो खाने की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। भोजन के मुख गुहा में आने पर दांत द्वारा पीसकर लुगदी के रूप में बदल दिए जाते हैं। इसी समय इसमें लार ग्रंथियों से लार निकलकर मिल जाती है। भोजन गुहा में आते ही लार ग्रंथियों से बहुत सी लार मुख गुहा में आने लगती है। सामान्यतः प्रतिदिन 1.5 लीटर लार श्रावित होता है, हमारी मुख गुहा में आती है। स्वादिष्ट भोजन देखकर या सुगंध से लार की मात्रा बढ़ जाती है। अगर लार ना हो तो भोजन हमारे मुख में चिपचिपा नहीं होगा और वो अंदर क्या होगा, फूड पाइप में नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित होता है, गुर्दे के ऊपर, आमाशय के ऊपर, यकृत के ऊपर, अग्नाशय के ऊपर। तो आप कहोगे मैम ये किसके ऊपर होता है, इस तरीके की किडनी बनी होती है और ये क्या होता है, किडनी के ऊपर ऐसे ही क्या होता है, बैठा होता है। यही क्या है, एड्रिनेलन होता है। यकृत क्या है मैम, लीवर है। अग्नाशय क्या है मैम, पेनक्रियाज है। और अमाशय क्या है मैम, स्टमक है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड कशेरुकीय जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथ है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना होता है। इसे और क्या कहते हैं, उड़ो और लड़ो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फियर एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको, डर का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में खनिज लवण के प्रमुख कार्य क्या हैं, ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, शरीर निर्माण तथा ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा तथा नियमन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि मैम इसका सुरक्षा तथा नियमन क्या होता है, कार्य होता है। ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, सीएचओ देता है। शरीर निर्माणक कार्य कौन करता है, ये प्रोटीन करता है, ठीक है। और इसमें विटामिन का भी नाम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा विस्तार से दिया है इसमें।
शरीर में खनिज लवण का प्रमुख कार्य है शरीर की सुरक्षा तथा नियमन करना। हमारे कुल शरीर का भार 96% भाग पानी, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के मिलने से बनता है तथा सिर्फ 4% भाग क्या होते हैं? खनिज लवणों का होता है। खनिज लवणों के कार्य क्या है? अस्थियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होना, नियामक कार्य में सहायक होना। दांतों का निर्माण कौन करता है? तो कैल्शियम करता है, फास्फोरस करता है, फ्लोरीन करता है। ठीक है, दांतों के निर्माण में अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ अस्थियों का निर्माण था तो कैल्शियम फास्फोरस हो गया। दांतों के निर्माण में भी कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। हार्मोन के निर्माण में भी ये सारे क्या है? वर्क करते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 110 है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो एस्ट्रोजन हो गया, इंसुलिन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। तो आप कहोगे मैम इंसुलिन हार्मोन को कहते हैं, यह कहाँ से निकलता है? अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। इसका निर्माण अग्नाशय यानी पेनक्रियास से होता है। निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम, सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित आहार किसको दिया जाता है? मधुमेह में, पीलिया में, मधुमेह यानी शुगर के रोग को, यानी क्या है डायबिटिक पेशेंट को, पीलिया यानी ज्वाइंटिस पेशेंट को, और रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और पेप्टिक अल्सर। तो आप कहोगे मैम उच्च रक्तचाप को देंगे, हाइपरटेंशन वाले को हम ये चीजें देंगे। ठीक है, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम, सामान्य प्रोटीन के साथ उच्च रक्तचाप में प्रस्तावित किया जाता है। उच्च रक्तचाप 40 से 60 वर्ष के लोगों को अधिक होता है। हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। शाकाहारी आहार में कमी होती है संतृप्त वसी अम्ल की, रेशे की और संतृप्त वसी अम्ल की, विटामिन सी की। आप बता दीजिए कितनी होगी? तो आप कहोगे मैम इसमें जो शाकाहारी आहार होते हैं इनमें संतृप्त वसी अम्ल की क्या होगी? कमी होती है। ठीक, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है? लिनोलिक है, लिनोलिनिक है, लिनोलिनिक है, लिनोलिक है, आर्किडोनिक है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम आर्किडोनिक है। ये तीनों क्या है? आवश्यक वसी अम्ल है। ठीक है, क्या है? आवश्यक वसी अम्ल है। ठीक, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसी अम्ल होता है शिशु के लिए। कौन? आर्किडोनिक एसिड। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन। तो आयोडीन के क्या है? लक्षण है। इससे कौन सा रोग होता है? इससे क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। बौद्धिक विकारता आयोडीन की कमी का लक्षण है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन का प्रमुख घटक या अवयव है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि बाधित होती है। वयस्कों में गलगंड या घेंघा हो जाता है। बच्चों में घेंघा यानी ग्वाइटर वही। इस खनिज लवण के अभाव में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। व्यक्ति बौना हो जाता है। बुद्धि से क्या होता है? कमजोर हो जाता है। विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? D3, D2, D4। तो प्रकृति में क्या नहीं पाया जाएगा? तो आप कहोगे मैम D4 जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे अस्थि विकृत नाशक विटामिन भी कहते हैं, यानी क्या है? एंटी रिकेटिक विटामिन कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विटामिन D2, जिसे क्या कहेंगे? यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसे अर्गेस्टोरॉल या प्रो विटामिन भी कहते हैं। विटामिन D3 इसे D7 इसे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यह मछलियों के तेलों में पाया जाता है। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसके कमी से होता है? राइबोफ्लेविन यानी B2, फोलिक एसिड यानी B9, नियासिन यानी B3 और कैल्शियम यानी कैल्शियम ही होगा। तो किसके कमी से होगा पेलाग्रा? तो आप कहोगे मैम नियासिन के कमी से होगा। इसी में क्या होता है? 3D और 4D नामक बीमारी होती है। तो मैम इसको भी बताते चलिए। 3D क्या है? डिमेंशिया है, डायरिया है, डर्मेटाइटिस है और डेथ है। ठीक है, ये क्या है? यही 4D होता है। और इसी एक डी को हटा दे तो ये तीनों क्या हो गए? 3D हो गया। ठीक है,
नियासिन को देखिए यहाँ पे दिया है, नियासिन को पेलाग्रा विरोधक विटामिन भी कहते हैं। नियासिन के लगातार कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा को 3 डिजीज रोग भी कहते हैं, 3DS रोग कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम अक्षर डी होता है। अतिसार यानी डायरिया हो गया, त्वचा रोग यानी चर्म रोग जिसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, पागलपन यानी जिसे डिमेंशिया कहते हैं, और यही एक 4D जिसे क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। ठीक है। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, सेब में, दूध में, पनीर में। तो जो मूंगफली जो ग्रीन ग्रीन कलर की ऐसे हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी में अल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। ठीक, जो क्या होता है, विषाक्त पदार्थ होता है। ठीक। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, ल्यूसिन है, एलानिन है, वेलिन है, आर्जिनिन है। तो आप कहोगे मैम इसमें से क्या होगा जो अर्ध आवश्यक है, तो जो इसमें से एलानिन होगा वो क्या होगा, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, B12 हो गया, सी हो गया, B6 हो गया, ई हो गया। तो आप कहोगे मैम जो विटामिन सी होता है ये लोहे के एब्जॉर्बेशन में क्या करता है, मदद करता है। कभी भी अनार का जूस पीजिए तो उसके बाद थोड़ा सा ये या तो मौसम्मी का जूस पी लो, या तो हल्का सा पानी में नींबू डाल करके पी लेना चाहिए। उससे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसकी प्रतिशत बढ़ जाती है। ठीक। अब इनका रासायनिक नाम भी सुन लीजिए। साइनोकोबालामीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, पायरोडॉक्सिन है, और क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक। लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेजुनम वाले भाग में होते हैं। अब यहाँ पे आ गया तो छोटी आंत के पार्ट के नाम सुनते चलिए। छोटी आंत का पार्ट है DJI, क्या है, DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो कहाँ बताया है, पक्वाशय में और जेजुनम वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस के रूप में बदल जाता है। लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में ही होता है। लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता एवं शीघ्रता से हो जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सुगमता से होता है। एक सामान्य व्यक्ति में भोज्य तत्वों से प्राप्त लोहे का अवशोषण 10% तक होता है। ठीक। अंडे में बायोटीन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, एबिडिन है, ग्लोब्यूलिन है, एल्ब्यूमिन है और मायोसिन है। तो इसमें से क्या आंसर होगा आप बता दीजिए। तो आप कहोगे मैम एबिडिन होगा। ठीक है। एक अंडे का वजन, या विस्तार से दिया अंडे के बारे में पढ़ लीजिए, फिर ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है। इसमें 30% अंडे की जर्दी, 58% अंडे की सफेदी भाग और 12% अंडे का बाह्य भाग होता है। अंडे के सफेद भाग में एविडिन उपस्थित होता है, जो बायोटीन के साथ जुड़कर उसे अक्रियशील बनाता है। अंडे को पकाने पर ताप के प्रभाव में एविडीन क्या होता है, डीनेचर्ड हो जाता है तथा बायोटीन मुक्त होकर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए अंडा को उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा, टेस्ट सीरीज कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं पूरा वीडियो खत्म हो जाता है, कभी भी आप लोगों को ना शेयर करने के लिए कहती हूँ, ना लाइक करने के लिए कहती हूँ। हम सोचते हैं आप लोग पहले पढ़ लो, फिर लास्ट में क्या है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम कैसा वीडियो था। ठीक है। आप लोग उस दिन मुझे बताए कि मैम क्वालिटी नहीं सही है, वॉइस नहीं सही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैंने सुधार किया और इसमें हो सकता है कुछ ज्यादा ही आप लोग को सुधार दिखे। ठीक है। ऐसे ही चैनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।